हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज 23 अक्टूबर। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था, इंडिया ने टोटली रूल आउट नहीं करा है कि वो चलो नेट जीरो की बात होगी या नहीं होगी, हम टारगेट सेट करेंगे या नहीं करेंगे। बट उन्होंने कहा है कि जो हमारी डिमांड है ना कि डेवलप नेशंस भी पे करें। देखिए, मैं आपको ना एक सिनेरियो बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप चले जाइए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, ठीक है? फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब जो आज के टाइम के सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, उस टाइम डेवलप नहीं थे। जितना भी फंड्स उनके पास था उस टाइम, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो तहस नहस करनी थी रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की और एनवायरनमेंट की, उन्होंने की। तब कहीं भी एनवायरनमेंट की बातें नहीं होती थी, ना ही हम इतने पढ़े लिखे चुके थे या हम इतना बहुत पहुंच चुके थे कि हम क्लाइमेट की बातें करते। तो उस टाइम तो क्लाइमेट की बातें हुई नहीं, उन्होंने दबा के नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करे, दबा के उन्होंने एनवायरनमेंट पोल्यूट किया और उन्होंने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे पा लिया, ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां वो बन गए डेवलप्ड। जब उनकी जनता के पास भी बहुत पैसा है, उनके पास भी खुद के पास बहुत पैसा है और वो पैसा जो है नई नई टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं जिससे वो क्लाइमेट के कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अब आती है इंडिया जैसे या डेवलपिंग कंट्रीज की बारी, जो 1950 तक तो बेचारे गुलाम थे। उसके बाद आज़ाद हुए तो बेसिकली जब आज़ाद होने के बाद हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी जो रही एग्रीकल्चर इकोनॉमी रही। धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इतने पैसे नहीं थे हमारी कंट्री के पास, या जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्होंने धीरे 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 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब लाना शुरू करा, इंडस्ट्रीज लगाई। अब इंडस्ट्रीज के लिए पावर चाहिए, जगह चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। जब उन्होंने यूज़ करना शुरू करा है और अब वो कुछ पैसा इसमें से कमाने लग गए हैं, तो अब आ गई है एनवायरनमेंट की बातें। दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम मानते हैं इस बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डेवलपिंग कंट्री के, हर पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात हम मानते हैं। मगर आप एक ये चीज़ देखिए ना कि जब आ रही है बात, जब इंडिया और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब उन्होंने ग्रो करना शुरू करा है। अभी उनके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो कोई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आ सकें, एनवायरनमेंट को सँभाल सकें। अब क्या है कि डेवलप्ड नेशंस ने थोपना शुरू कर दिया कि नहीं, आप भी नेट ज़ीरो टारगेट वो करो, नेट ज़ीरो टारगेट का सेट करो। देखिए, अभी हमने बढ़ना शुरू किया था। अब पहली दूसरी क्लास के बच्चे को आप सीधा कॉलेज में पढ़ा दो, पढ़ने भेज दोगे, वो कैसे पढ़ पाएगा? या तो वो कहेगा कि मुझे समझाओ, मुझे सेकंड से लेके 12th तक का सारा कोर्स धीरे 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 मेरे दिमाग में बिठाओ, फिर मुझे फर्स्ट ईयर में भेजो। वैसे ही इंडिया चाहता है कि देखिए, आप मेरे को नेट जीरो टारगेट की बात कर रहे हो। अभी मेरे को या तो आप ये डेवलप नेशंस जितने भी हैं, हम डेवलपिंग नेशंस को पैसा देना शुरू करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और अच्छा खासा फंड्स रिलीज करें ताकि हम ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज अपना सकें। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जो हमने 21 अप्रैल को लेक्चर्स बनाए हुए हैं ना, कि हमारे व्यूज़ क्या हैं, हमने क्या क्या। और देखिए, जब आपको नेट ज़ीरो की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि देखिए हमारे नेशनल डिटरमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, हम क्या क्या काम कर रहे हैं सोलर पे, विंड पे और बाकी चीज़ों पे। तो आप 21 अप्रैल का ही अभी तक का अपडेट रखिएगा। अभी कुछ भी ग्लासगो समिट के बाद कुछ नया आया तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे उसको। उस वक्त पेज वन पे था, आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या है? ये एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कोर्ट है ऑफ इंडिया, उसके बाद ये ओरिजिनल एक्सक्लूसिव है, याद रखिएगा। मतलब इसमें अगर कोई भी ऐसा केस आता है जो सेंटर और वन और मोर स्टेट्स इन्वॉल्व हों, या सेंटर और स्टेट एक साथ हो और एक साइड दो दूसरी स्टेट्स हो, या टू और मोर स्टेट्स का आपस में झगड़ा हो, तो वो अगर कोई झगड़ा होता है तो वो आ जाएंगे सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की इसमें एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन है। मतलब और किसी भी कोर्ट की कंट्री में ऐसे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की पावर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये पावर है, ये फर्स्ट इंस्टेंस की पावर है। मतलब अगर कुछ भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नॉट बाय द वे ऑफ अपील, कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ये डिस्प्यूट है, वो कोई भी जो भी क्वेश्चन इसका हो, जो भी डिस्प्यूट आपस में होगा, चलो एक सपोज करते हैं सेंट्रल स्टेट का कोई डिस्प्यूट है, तो लॉ या कोई फैक्चुअल चीज़ के बारे में हो, कोई पॉलिटिकल नेचर का नहीं इसमें जा सकता। तीसरा क्या है कि इसको अगर कोई प्राइवेट सिटीजन का कोई केस अगेंस्ट सेंटर या स्टेट, वो इसमें एंटरटेन नहीं होगा। चौथा इसमें यह है कि अगर कोई भी प्रोविजंस
मतलब अगर सपोज करिए कोई स्टेट्स में आपस में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है और वो किसी और आर्टिकल में आता है 262 263, तो वो इस आर्टिकल के अंडर नहीं आएगा। इस अंडर आर्टिकल के अंडर वो ही आएगा जो किसी और अंडर आर्टिकल के नहीं आता है। ठीक है। उस पर एक पेज वन पे देखा होगा आपने, अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर हमारे, वो जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ के ना पब्लिक सेफ्टी एक्ट का दे रखा था, तो देखते हैं ये क्या है। सॉरी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो भी सेम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है, क्योंकि जो बाकी स्टेट्स में इसको कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दोनों सिमिलर हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर का कहा जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट और बाकी स्टेट्स का कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें किसी भी इंसान को रोका जाता है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हार्म करता हो या पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस को हार्म करता हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, ये ऑर्डर्स कौन पास करता है। देखिए, जो पुलिस डिटेंशन होती है वो अलग चीज़ है, ये पुलिस डिटेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा। ये ऑर्डर पास करता है या तो डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो आप बनने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें डिटेंशन जो होता है पर्सन का, वो विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज और विदाउट ट्रायल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रायल नहीं चलता है कोर्ट में, ये विदाउट ट्रायल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आदमियों पे हो सकता है ये, जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में, उन पे भी लग सकता है, याद रखिएगा, या कोई एकदम से जेल से छूटा उस पे भी लग सकता है। ठीक है, अगर किसी कोर्ट ने किसी इंसान को बेल दे दी है तो उस पे भी ये लगा सकते हैं। ये नॉर्मल आदमी पे तो लगा ही सकते हैं, जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में हो उस पे भी लगा सकते हैं, और जो एकदम से कोर्ट से निकला हो बेल लेके उस पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा होगा कि आपको, अगर आप किसी को पकड़ती है पुलिस, तो उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। मगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है? इसमें आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं करने की ज़रूरत। चौथा पॉइंट है इसमें, इसमें आप कोई जो पकड़ा जाता है जिसको, उसको बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करने का या अपना कोई लॉयर रिप्रेज़ेंट करने का, कि जो उसकी डिटेंशन अथॉरिटी को प्रेज़ेंट कर सके, कोई अधिकार नहीं है। ये याद रखिएगा। पाँचवाँ, आप पूछेंगे फिर लीगल रेमेडी क्या, अगर किसी को कल को सपोज़ करो आप कहोगे यार आपको ही पकड़ के ले जाएँ, आप क्या कर लोगे? तो आपके रिश्तेदार जो हैं, हेबियस कॉर्पस, या आपने अगर दृश्यम मूवी देखी हो, उसमें अजय देवगन साहब बात कर रहे हैं, या आप अपनी ये पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, उसमें ही है हेबियस कॉर्पस। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसकी जुडिक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। उसमें क्या आप डायरेक्ट उनके पास जा सकते हैं, और कोई भी आपका रिलेटिव जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अगर सपोज करिए ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर जो दे रखा था और आदमी को डिटेन कर रखा था, और हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, जैसे ही वो आदमी रिलीज होता है, तो दोबारा भी उसके ऊपर डिटेंशन ऑर्डर लगा जा सकता है। सीधा-सीधा कोई रोक-टोक नहीं है। अगर एक बार छोड़ दिया फिर लगा देंगे। दूसरी बार भी अगर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, तीसरी बार भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या बार है कि इतनी बार ही लगा सकते हैं, कितनी बार भी लगा सकते हैं वो। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ऑफिशियल्स हैं वो, उनको फिर दिक्कत नहीं आएगी कानून की, ऐसा नहीं है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशंस और एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। याद रखिएगा कि समझाते हैं ये गुड फेथ में कर रहे हैं, इसलिए इनको कोई भी लीगल प्रोसीडिंग से प्रोटेक्ट किया गया है। फिर पेज 4 पे था आमर फाल्कन्स का, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स हैं ये। ठीक है, बर्ड्स कह लो आप। और ये हर साल नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट विजिट करते हैं। बेसिकली क्या है, इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो है चाइना एंड रशिया। ठीक है, साइबेरिया के पास भी होते हैं, नॉर्दर्न चाइना में भी होते हैं। तो सर्दियों में क्या करते हैं, ये लोग आ जाते हैं, सर्दियाँ जब शुरू होने लगती है ना, तो ये इंडिया के पास आ जाते हैं, और ये जाते हैं टू अफ्रीका। ठीक है, पूरा इनका अफ्रीका तक जाता है टूर। कोई कहता है 25,000 किलोमीटर, कोई कहता है 30,000 किलोमीटर। कहते हैं कि इनकी जो जर्नी होती है मोर देन 30,000 किलोमीटर है। उसके बाद एक था, जो ये बर्ड्स के अगर देखा जाए तो ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं आईयूसीएन के, ये इंपॉर्टेंट है। बट इनको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उसमें प्रोटेक्ट करा गया है। और ये सीएमएस अगर हम देखें, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसमें इंडिया सिग्नेटरी है, तो उसका क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज दोबारा डेट देने की जरूरत नहीं थी। इसमें क्या है कि इंडिया को मैंडेटरी है टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स। जैसे हम कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हमें देख लेने चाहिए, मैंडेटरी वगैरह, बट कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो है मैंडेटरी है, कि इसमें आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बर्ड्स को। अगर इंडिया की बात की जाए तो नागालैंड जो है फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसमें एक नाम दे रखा था ब्रॉ एंटलर डियर। ठीक है, तो इनको संगाई भी कहा जाता है, और ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में मिलती हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में लोकेटेड है, और सर्दर्न पार्ट्स ऑफ लोकतक लेक के।
अब लोकतक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। और जो ये ब्रॉ एंटलर्ड डियर है, ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है। उसके बाद आज कोई एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर एक स्टेट का कि वहाँ क्यों आती है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्लड्स वगैरह का, टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट का भी देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। अगर कोई नए हैं तो उनको डेट्स अगर जाननी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। इम्पॉर्टेंट आज क्या था, इंटरनेशनल पेज पे जो अपन चाइना को वो उसने यूएस ने कहा है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे ताइवान, प्लीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप लोगों में से कईयों ने, क्योंकि प्रीलिम्स आए हुए थे उस टाइम, फिर उसके बाद थोड़ा सा आदमी एक दो दिन का रिलैक्सेशन चाहता है, नहीं सुना होगा। ताइवान चाइना का फुल एडिटोरियल डिस्कशन और नोट्स बनाए थे हमने 11 अक्टूबर को, प्लीज़ सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।